सुखोई के बाद अभी तेजस में अस्त्र मिसाइल को टेस्ट करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और इसके बाद मिग-29 की नेवल और एयरफोर्स वेरिएंट में भी अस्त्र मिसाइल की टेस्टिंग शुरू करने का प्लान किया गया है। पिछले 2 हफ्तों में 2 बार आर्टिलरी गन की बैरल फटने की वजह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से सप्लाई किए गए एमुनिशन के ऊपर फिर से सवाल उठाना शुरू किया गया है। एचएएल की तरफ से अभी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में 2 सेपरेट इंजन ऑप्शन को रखने का फैसला किया गया है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी वन चाइना पॉलिसी मानने से इनकार करने के लिए एक नए लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद यूएस ताइवान को एक सेपरेट देश की मान्यता देने वाला है। और इजराइल की एलविट सिस्टम के मुताबिक किसी अननोन एशियन कंट्री की तरफ से अभी हमिस 900 ड्रोन को खरीदने के लिए इजराइल को लगभग $300 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेके है। जैसे कि अस्त्र मिसाइल की मार्क 1 वेरिएंट को भी ऑफिशियली हमारे SU-30M के एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा चुका है और इनकी इनिशियल बैच को अभी इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। इसी बीच आगे चल के इसे हमारे स्टैंडर्ड VVR मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला भी किया जा चुका है और हमारे सभी फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट में आगे चल के इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी सुखोई के बाद इसका दूसरा टारगेट तेजस होने वाला, यानी कि अब से एचएएल की तरफ से तेजस में भी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। अभी एचएएल की तरफ से तेजस के LSP यूनिट की सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है और जैसे ही इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड कंप्लीट होगा उसके बाद तेजस से अस्त्र मिसाइल की पहली कैप्टिव ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले तो इसमें अस्त्र मिसाइल के एक डमी को टेस्ट किया जाएगा, जिसमें इसकी फ्लाइट परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी और इसे फ्लाइट के दौरान रिलीज किया जाएगा। और अगर ये दोनों ट्रायल सफल रहते हैं तो उसके बाद तेजस से भी लाइव अस्त्र मिसाइल को फायर किया जाएगा और एचएएल इसे इसी साल के अंत तक कंडक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब एचएएल की तरफ से मिग-29 UPG के लिए भी एक्सेप्टेड सॉफ्टवेयर पैच को डेवलप किया जा रहा है, जिसे ये अस्त्र मिसाइल को फायर कर पाएंगे और बोथ एयरफोर्स और नेवल वेरिएंट की, यानी कि मिग-29 के वेरिएंट में भी इसको इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया है। एचएएल अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर चुका है और अस्त्र मिसाइल को 2022 में मिग-29 से फायर करने का एम रखा गया है। अभी एचएएल सभी SU-30MKI की सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रही है ताकि ये अस्त्र मिसाइल को फायर कर सके और साथ ही इसके बाद तेजस में भी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा और अंत में मिग-29 में इनको इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही आज DRDO की तरफ से भी SFDR मिसाइल का एक और सफल परीक्षण को किया गया है। DRDO की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह लगभग 10:30 के आसपास चांदीपुर से इसको टेस्ट किया गया है और इसे इस बार ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से ही फायर किया गया था और DRDO के मुताबिक इस मिशन के जो भी पैरामीटर सेट किए गए थे उनको अचीव किया गया है। एक बार भारत की SFDR टेक्नोलॉजी मैच्योर हो जाए तो भारत को अल्ट्रा लॉन्ग रेंज के मिसाइल को डेवलप करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यानी कि हम उसके बाद अपने दम पर ही मेट्योर मिसाइल जैसे मिसाइल को डेवलप कर पाएंगे। अगला अपडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से है। आप सभी को पता है कि शुरू से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से सप्लाई किए जा रहे एमुनिशन को लेकर सवाल किए जा रहे हैं और कई बार ऐसा सुनने को भी मिला है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो एमुनिशन है उसे लेके इंडियन आर्मी खुश नहीं है और साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से सप्लाई किए गए फॉल्टी एमुनिशन की वजह से कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। अभी एक बार फिर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से सप्लाई किए गए एमुनिशन के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में ही पिछले 2 हफ्तों के अंदर 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें हमारे 2 जवान वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही इसमें कई जवान घायल भी हुए हैं। सबसे पहला हादसा अखनूर में चल रही फायरिंग एक्सरसाइज के दौरान 23 फरवरी को हुआ था, जहां पर फायरिंग के दौरान अचानक से हमारी 105 mm की फील्ड गन का बैरल फट गया था, जिससे गनर की वहीं पर ही मौत हो गई थी और साथ ही 2 और जवान भी घायल हुए थे। दूसरा हादसा इसी मंगलवार को हुआ था, जहां पर राजस्थान में सेम 105 mm की फील्ड गन को फायर किया जा रहा था और यहां पर भी लगभग वैसे ही तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें BSF के एक सोल्जर वीर गति को प्राप्त होने के साथ साथ 3 जवान घायल हुए हैं। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन अभी किया जा रहा है और अभी बताया जा रहा है कि ये दोनों हादसे के लिए फॉल्टी एमुनिशन एक मेजर कारण हो सकते हैं। हालांकि फाइनल इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है,
लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कहना है कि ऐसी किसी भी एक्सीडेंट के लिए कई कारण हो सकते हैं, जिस वजह से सिर्फ एमुनिशन को गलत बताना सही नहीं है। इसमें एमुनिशन की स्टोरेज, हैंडलिंग, सेल्फ लाइफ और वेपन या फिर गन की कंडीशन भी काफी मायने रखता है। तो इसके लिए सिर्फ फॉल्टी एमुनिशन को दोष देना गलत बात है। लेकिन फिर भी पिछले 2 हफ्तों में 2 बार सेम गन का बैरल फटना इस बात पे संदेह करने के लिए मजबूर कर रहा है। और इस तरीके की जो एक्सीडेंटल डेथ होती है, ये असल मायने में ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि हम बिना मतलब के ही अपने जवानों को इसी की वजह से खो देते हैं। अगला अपडेट एचएएल की तरफ से डेवलप किए जा रहे इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को लेकर। अब सबको पता होगा कि एरो इंडिया शो के दौरान एचएएल की तरफ से इस हेलीकॉप्टर को डेवलप करने की बात की गई थी और इसे अभी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। ये एक 13 टन क्लास की हेलीकॉप्टर होने वाली है और ये पहली बार है जब एचएएल इस कैटेगरी के हेलीकॉप्टर को बनाने जा रहा है। इसी वजह से अभी इसके लिए इंजन्स को सिलेक्ट करने के लिए एचएएल की तरफ से सभी ग्लोबल वेंडर के लिए RFI को इशू किया गया था। इसमें एचएएल की तरफ से बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और रशिया की तरफ से अभी इन हेलीकॉप्टर के लिए इंजन को सप्लाई करने के लिए ऑफर दिया गया है। यहाँ पर एचएएल का कहना है कि इन हेलीकॉप्टर्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होने वाली है वो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों के लिए अलग अलग हो सकती है, जिस वजह से एचएएल का कहना है कि आर्मी और एयरफोर्स के लिए जो हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे उनके स्पेसिफिकेशन नेवल वेरिएंट से थोड़े अलग हो सकते हैं और मेनली इसमें जो इंजन रहने वाली है वो थोड़े अलग होने वाले हैं। और इसी वजह से एचएएल की तरफ से अभी इस पूरे हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के अंदर 2 इंजन ऑप्शन को रखने का फैसला किया गया है। इसमें सफरान की तरफ से अभी अपनी एनीटो टर्बोसाफ्ट इंजन को ऑफर किया जा रहा है, जो कि 2500 हॉर्स पावर से लेके 3000 हॉर्स पावर तक जनरेट कर सकता है, जबकि रशिया अभी अपनी VK2500 SP03 इंजन को ऑफर कर रही है, जिसको अभी भारत अपनी MI-17 हेलीकॉप्टर की लेटेस्ट वेरिएंट्स में इस्तेमाल कर रहा है। और स्पेशली इस इंजन को हाई एल्टीट्यूड में और कोल्ड वेदर कंडीशन में या हॉट वेदर कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए फाइन ट्यून किया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी अपनी CT-78 टर्बोसाफ्ट इंजन को ऑफर किया जा रहा है, जो कि सेम 2500 से 3000 हॉर्स पावर तक जनरेट कर सकता है और इसको वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। अभी एचएएल इन हेलीकॉप्टर्स की पहली टेस्ट को 2028 तक करना चाहती है, जिस वजह से अभी से ही वो इसके लिए एक इंजन को तलाश कर रहे हैं। लेकिन एचएएल यहाँ पर इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए 2 अलग अलग इंजन ऑप्शन को एक साथ रखने वाली है और इनको मेनली नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर प्लान किया जा रहा है। और मेरे हिसाब से एयरफोर्स और आर्मी की जो वेरिएंट होने वाली है उसमें शायद एचएएल एक ही इंजन का इस्तेमाल करने वाली है, जबकि जो नेवल वेरिएंट होने वाली है उसमें एचएएल की तरफ से एक सेपरेट इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके है। ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने यह स्वीकार किया कि भारत पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप कंट्री है और पाकिस्तान में चल रहे करप्शन की वजह से पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वैसे ये सब इमरान खान अपने पॉलिटिकल एजेंडा को ध्यान में रखकर बोल रहे थे कि भारत अभी पाकिस्तान से काफ़ी आगे निकल चुका है। और पाकिस्तान की बात करें तो स्पेशली 1950s के बाद पाकिस्तान का पतन शुरू हो गया था और अभी पाकिस्तान की जो हालत है वो उसी का नतीजा है। उन्होंने सीनेट में स्पीच देते हुए बताया था कि 50 से 55 साल पहले पूरे दुनिया भर में पाकिस्तान को डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल माना जा रहा था। वैसे ये वाला चुटकुला काफ़ी अच्छा था। इस दौरान इमरान खान ने बताया था कि 1950s के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में करप्शन होने लगे और स्पेशली जब नॉन पार्टी इलेक्शन होने लगे तो ये पाकिस्तान की डाउनफॉल का एक मेजर कारण बन गया था। भारत के साथ कंपेयर करते हुए उन्होंने कहा था भारत अब एक बहुत ही रिच और ताकतवर कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी दुनिया की टॉप गरीब देशों के लिस्ट में आ चुका है या फिर आने वाला है। और दिन ब दिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने के साथ साथ पाकिस्तान अपनी ताकत को भी खो रही है। वो आप सब सोच सकते हैं कि इमरान खान को क्या हो गया और वो इस तरीके की बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि इमरान खान अभी सीनेट में वोट को खोते जा रहे हैं, जिस वजह से वो दोबारा वोट को गेन करने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान का भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के पीछे भी एक मेजर कारण है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी पता लग चुका है कि अगर वो भारत के साथ पंगे लेंगे तो आगे चल के उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और अगर जंग होता है तो पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए साजो सामान और पैसे दोनों नहीं है। इसी वजह से वो समझदारी दिखाकर अभी भारत के साथ डिप्लोमेटिक लेवल में बात करने की कोशिश कर और भारत के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करने लगे हैं। अगला अपडेट वन चाइना पॉलिसी को लेके है। आप सभी को याद होगा हाल ही में यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने एक स्पीच में बताया था कि यूनाइटेड स्टेट अभी चाइना के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाने वाला है और साथ ही भारत को सपोर्ट करने वाला है।
इसके अलावा उन देशों को अभी सपोर्ट करने वाला है जो कि चाइना से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जिन पर चाइना की तरफ से जबरदस्ती कब्जा करके रखा गया है। और यूनाइटेड स्टेट अभी उनकी फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला है। और कल मैंने आप सभी को बताया था कि शायद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी ताइवान और तिब्बत की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। आज इसी को लेकर कुछ और खबर सामने आया जिसमें यह बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट की सीनेट में अभी एक लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें वन चाइना पॉलिसी को मानने से इनकार करने की बात की गई है। यानी कि अब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से तिब्बत या ताइवान जैसे देशों को चाइना का हिस्सा नहीं माना जाएगा। 1979 तक यूनाइटेड स्टेट ताइवान को एक अलग ही देश मान रहा था और दोनों के बीच बायलैटरल रिलेशन काफी मजबूत थे, लेकिन 1989 में तब के यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने ताइवान के साथ अपने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशन को रद्द करने का फैसला किया और साथ ही इसको चाइना का मान लिया था। और अभी चाइना की तरफ से ताइवान को एक रिवेल के तौर पर देखा जाता है और अभी चाइना अपने मेनलैंड के साथ इसको शामिल करने की कोशिश कर रहा है और ये जल्दी होने वाली और उम्मीद किया जा रहा है कि जिनपिंग इसको जल्दी से जल्दी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने वाले हैं। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक नए लेजिस्लेशन को पास करने की बात की गई है जिसमें यूनाइटेड स्टेट दोबारा से ताइवान के साथ अपने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशन को नॉर्मल करने के साथ साथ ताइवान को सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप दिलाने में मदद करने वाला है। और पूरे तौर पर यूनाइटेड स्टेट अभी वन चाइना पॉलिसी को मानने से इनकार करने की बात सामने आ गई है। अगर ऐसा हुआ तो यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच रिलेशन थोड़े खराब हो सकते हैं, लेकिन इससे ताइवान को चाइना की चंगुल से फ्रीडम मिलने के साथ साथ तिब्बत को भी फ्रीडम मिलने में आसानी हो सकती है। अब पता नहीं भारत भी किस वजह से वन चाइना पॉलिसी का पालन करता है, क्योंकि जब चाइना पूरे जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता है तो हम किस वजह से ताइवान को चाइना का हिस्सा मानते हैं या फिर तिब्बत को चाइना का हिस्सा मानते हैं। अगला अपडेट इजराइल की हर्मिस 900 ड्रोन्स को लेके है। रिसेंटली इजराइल की एल्बिट सिस्टम की तरफ से अपने ऑफिशियल ट्विटर आईडी में बताया गया है कि किसी एशियन कंट्री की तरफ से भी एल्बिट सिस्टम के साथ एक डील को साइन किया गया है जिसकी कीमत लगभग $300 मिलियन की है और इसके अंदर एल्बिट सिस्टम की तरफ से अपनी हर्मिस 900 ड्रोन्स को उस एशियन कंट्री को सप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पर किस कंट्री को ये ड्रोन सप्लाई किए जा रहे हैं इसके बारे में कोई भी क्लियर डाटा नहीं दिया गया, लेकिन इन ड्रोन्स को सप्लाई करने के साथ साथ एल्बिट सिस्टम आने वाले 5 सालों के लिए उन ड्रोन्स के लिए बाकी सभी सब सिस्टम को, सर्विस को, स्पेयर पार्ट को और मेंटेनेंस को प्रोवाइड करने वाला है। हर्मिस 900 ड्रोन की बात करें तो एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो कि मल्टीपल तरह के पेलोड को कैरी कर सकता है और इसको अलग अलग तरह के मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह लगभग 300 केजी के आसपास पेलोड को कैरी कर सकता है और लगातार 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। मिशन के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड, सिंथेटिक एपर्चर रडार, कम्युनिकेशन सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम या हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि अभी इसको किस एशियन कंट्री को एक्सपोर्ट किया जा रहा है और अभी तक इजराइल की तरफ से इस ड्रोन को 10 फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट किया जा चुका है। वैसे पिछली बार भी अगर आपको याद होगा तो ऐसा ही कुछ हुआ था और एल्बिट सिस्टम की तरफ से ठीक इसी तरीके से ट्वीट किया गया था कि किसी एशियन कंट्री की तरफ से अभी इजराइल से कोई स्पेसिफिक सिस्टम को खरीदा गया था, लेकिन बाद में पता लगा कि वो एशियन कंट्री भारत था। अब यहाँ पर स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदा गया था या फिर स्पाइस 2000 बॉम्ब को खरीदा गया था, ये बात मुझे सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे किया गया था। तो अभी भी शायद वैसा ही कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी भारत की तरफ से नए अनमैन्ड प्लेटफॉर्म को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है और शायद अभी इसको भारत इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर खरीद रहा है। लेकिन फिलहाल हमारे तरफ से ऑफिशियली अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया गया, जिस वजह से अभी इसको पूरी तरीके से कंफर्म नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।